मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल कॉमर्स क्लास हैशटैग विदेश सर में। देखिए, आइए, हमने अभी तक जो चैप्टर माइक्रो का हमने डिस्कस किया था प्रोडक्शन फंक्शन का, इसके पार्ट वन में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें हमारा प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन किस तरीके से वर्कआउट करता है, ठीक है, और हमारे क्या क्या चीज़ें होती है, शॉर्ट रन लॉन्ग रन को हमने डिस्कस किया था। लॉ ऑफ वेरिएबल फैक्टर कौन से होते हैं, टेक्स फैक्टर कौन से होते हैं, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है। उसी तरीके से आज उसका आगे कंटिन्यू करते हुए हमने सेकंड वीडियो दे रहा है, जिसमें हमने प्रोडक्शन फंक्शन को डिस्क्राइब किया। प्रोडक्शन फंक्शन के पार्ट सेकंड में हम सबसे पहला हमारा पॉइंट है, जिसने भी पिछला वीडियो ने देखा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको प्लीज़ पहला फर्स्ट वाला वीडियो जरूर देखें। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल होता क्या है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल स्टेट्स दैट, ध्यान रखिएगा कभी लॉ चेंज नहीं होती, वी इंक्रीज द क्वांटिटी, इफ वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट, if we increase the quality only one input keeping other इनपुट फिक्स्ड, यानी एक में चेंज आना चाहिए, बाकी के सारे क्या रहने चाहिए, अपने आप में फिक्स रहने चाहिए। तो टोटल प्रोडक्शन टीपी इनिशियली इंक्रीज, ये इनिशियली क्या करेगा, अपने आप में इंक्रीज करेगा एट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, देन एट डिक्रीजिंग रेट, बाद में डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, एंड फाइनली क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इनका मतलब ये था कि अगर आप दो फैक्टर, जैसे हमारे फिक्स फैक्टर हैं, ठीक है, एक होता है फिक्स फैक्टर, एक होता है वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर में कौन से होते थे, जिनको चेंज इजीली नहीं किया जा सकता, जिनको चेंज इजीली किया था वो वेरिएबल फैक्टर हुआ करते थे। तो ये कह रहा है कि एक इनपुट क्या रहे चेंज हो जाए और दूसरे इनपुट में क्या रहे फिक्स रहे, तो अधिकतर फिक्स फैक्टर ही फिक्स रहेंगे, वेरिएबल फैक्टर में चेंज आ रहा है। और जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो पहले बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से, देन बढ़ेगा डिक्रीजिंग रेट से, फाइनली फिर कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो इसके कुछ फेजेस हैं, वो मैं फेजेस यहाँ आपको लिख के दिखा दूंगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले इसका ग्राफ और शेड्यूल समझ लिए, फिर इसकी एजम्पशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका शेड्यूल बनाते हैं। तो हमारा सबसे मान के चलिए फिक्स फैक्टर है हमारे पास, एक फिक्स फैक्टर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, 1 1 1। दूसरा आ गया हमारे पास वेरिएबल फैक्टर, जिसमें आ गया हमारा लेबर। वेरिएबल फैक्टर हमारे पास 1 2 3 4 5 6। टीपी हमें दे रखा है, टोटल प्रोडक्ट निकला हुआ हमें दे रखा है 10 30 45 52 और फिर 48। हमसे मार्जिनल प्रोडक्ट पूछा है। देखो मार्जिनल प्रोडक्ट, इसके बाद में फिर हमें फेजेस को बताऊंगा कि इसके फेजेस कौन से होंगे। पहला हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कुछ नहीं होगा, पहला होगा हमारा 10। जीरो पे जीरो कुछ नहीं होता, पहले पे जो 1 पे होता है वही यहाँ पे होता है। फिक्स फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, वेरिएबल फैक्टर में चेंज आएगा। इसमें कितना बड़ा एडिशनली होता है, कितना बड़ा 20, यहाँ तो 1 ही था, 20 यहाँ कितना हो जाए 15, 15 अपॉन 1 यानी 15। इसमें से इससे कितना चेंज आया, देखो यहाँ पे कितना चेंज आया 50 45, ये आ गया हमारा 7। देन अगला फिर कितना आ जाएगा 0 50 50 और फिर आ जाएगा -4। तो ये जो हमारा है ना, दैट इज़ फेज फर्स्ट। ये हमारा जो 2 गए हैं, यहाँ कौन से रेट से बढ़ रहा है, ये 2 पहले स्टार्टिंग फेज फर्स्ट, कौन से रेट से, इंक्रीजिंग रेट से, क्योंकि 10 से 20 हुआ, इसके बाद डिक्रीज होना चालू हुआ। ये कौन से रेट से बढ़ रहा है, डिमिनिशिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रेट से। और लास्ट हमारा फाइनली तीसरा जो फेज़ है वो ये है, ये फर्स्ट फेज़, ये फेज़ सेकंड और ये हमारा फेज़ थर्ड, जो फाइनली हो रहा है कैसा, नेगेटिव। अब इसके बाद में हमारे सबसे पहले इसके ग्राफ बनते हैं।
1 2 3 4 5, ठीक है, और 6। वन 2 3 4 5 6, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब इसको करते कैसे? सबसे पहले हमारा 1 पे कितना था, यहाँ मान लीजिए हमारा 10 के डिफरेंसेस पे 10 20 30 40 50 है ना। ये मेरा है टीपी यानी टोटल प्रोडक्ट, ये मेरे हो गए क्या, आउटपुट, यूनिट्स इन वेरिएबल। और यहाँ आ गया हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। ये भी आप 10-10 के हिसाब से मान लीजिए, 10 20 30 40 50। टीपी पहले कितने पे था, 1 पे कितना था 10, तो 1 पे हमने पॉइंट लगा लिया, ये 10 आ गया। दूसरे पे 2 पे कितना हो गया 20, यहाँ लगा लिया। 3 पे कितना हो गया 15, यानी क्या हुआ, ठीक है 30 हो गया, सॉरी 2 पे कितना हो गया 30, सॉरी 3 पे कितना हो गया 45 3 पे हमारा होने के बाद में वो यहाँ पहुँच गया होगा। अगले पे क्या हो गया 52, हल्का सा ऊपर, ठीक है, कौन से नंबर है, 4th पे। 5th पे भी सेम रहा, और 6 पे क्या हुआ, ये फॉल हुआ यानी 48 पे आ गया लगभग, यहाँ मान लीजिए। तो हमारा बना कैसे, ये ग्राफ इस तरीके से यूँ बना, ठीक है। ये 5 वाला था ना, ये यहाँ पे अगर हम सीधा लें तो 5 वाला हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट था वो पहले कितना था 10, 2 पे कितना हुआ 20, 3 पे कितना हुआ 15, 4 पे कितना होगा 7, 5 पे कितना हो गया 0, और 6 पे कितना हो गया -4, ये माइनस में 10। तो ये कुछ इस तरीके से बना। ध्यान रखिए, हमारा टोटल प्रोडक्शन का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट का ग्राफ है वो कुछ बढ़ के और फिर घटना चालू होगा। तो जहाँ हमारी हायर होगी वही हमारी यहाँ क्या बना देगी, सॉरी यहाँ पे क्या बना देगी, 0 बना देगी, ठीक है। इसके बाद में अब इसमें फेज़ आए अलग अलग। फेज़ फर्स्ट की बात करें, फेज़ फर्स्ट में क्या हुआ, टीपी है ना इज इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, पीछे लिख देता हूँ। फेज़ फर्स्ट में टीपी इज इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, और एमपी भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आती है फेज सेकंड में, टीपी इज इंक्रीज, लेकिन कौन सी रेट से, डिक्रीजिंग रेट से, और एमपी क्या हो गई, फॉल। और लास्ट आता है हमारे पास फेज थर्ड, जिसमें क्या होगा, टीपी इज फॉल और एमपी बिकम नेगेटिव। एमपी क्या बन चुकी है, अपना अपना नेगेटिव। यही हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के 3 बेसिस को फॉलो करता है। अजम्पशन क्या है, इसकी थोड़ी सी अजम्पशन देख लेंगे। अजम्पशन में इसमें दे रखा है सबसे पहले, ये ऑपरेट होता है, इट्स ऑपरेट ओनली इन शॉर्ट रन के केसेस में होता है, बड़े रन वाले में नहीं होता। द लॉ अप्लाई ऑल फिक्स फैक्टर, ये लॉ अप्लाई होता है, अप्लाइज टू ऑल फिक्स्ड फैक्टर में भी, इंक्लूडिंग लैंड वगैरह में भी। अंडर द वेरिएबल प्रोपोर्शनल, इसमें कहा है अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल different units of variable factor can be combined with fixed factor के साथ कंबाइंड किया। लास्ट में आती है द लॉ इज अप्लाई ओनली इन प्रोडक्शन, केवल प्रोडक्शन में, अदर में मत लगा देना, सर्विसेज में, फील्ड, ठीक है।
और इफेक्ट ऑफ चेंज इन आउटपुट, आउटपुट ड्यू टू द चेंज इन लॉ वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इसका। अब इसमें फेसेस हमने डिस्कस कर ही लिए। अब इसके बाद आते हैं रीजन क्या थे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के। पहला दे रखा है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। हम क्या करना चाहते हैं, बेटर यूटिलाइजेशन करना है, मैक्सिमम कैपेसिटी यूज़ करना चाहते हैं फिक्स फैक्टर की। सेकंड आता है इंक्रीज इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी यानी कि उसको सस्ते से सस्ता करना चाहते हैं, इंक्रीज द इफ़िशियंसी ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल फैक्टर हमारे सब सस्ते से सस्ते हों। हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन हम उसमें यूज़ करेंगे। इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर, जो डिविजिबिलिटी है फिक्स फैक्टर, जो हमारे जो भी प्रोडक्शन होता है वो फिक्स फैक्टर लिख लीजिए, इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर। ये ना ये सब ये फेज फर्स्ट का, ये ध्यान रखिएगा। फेज फर्स्ट में क्या क्या है रीजन लॉ ऑफ वेरिएबल। फेज सेकंड का भी मैं डिस्कस करूँगा। आप क्या करना चाहते हैं, जो भी हम काम करना चाहते हैं उसको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, यानी आपको उसको पूरा लेके चलना पड़ेगा। और इसमें फिक्स फैक्टर क्या हो जाएंगे, इनडिविजिबिलिटी, उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपको उनके साथ ही बेटर और कंबाइंड यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। अब आती है फेज सेकंड में बात। फेज सेकंड में आता है पहला ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। हम अपने फैक्टर्स का क्या करना चाह रहे हैं, जो भी हम फैक्टर यूज़ करना चाह रहे हैं, चाहे वो फिक्स फैक्टर है चाहे हमारे वेरिएबल फैक्टर, दोनों का कॉम्बिनेशन को ऑप्टिमम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, दोनों फैक्टर को, फिक्स फैक्टर को भी इसका भी। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, इसका कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे फिक्स फैक्टर जो है इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। जैसे बात करेंगे लेबर की जगह पे कैपिटल और कैपिटल की जगह लेबर एक पर्टिकुलर लिमिट तक लगाई जा सकती है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक लगाई जा सकती है, उसके रिप्लेस में वो काम नहीं कर पाएगी। आता है फेज थर्ड को लेके, जिसे हम नेगेटिव रिटर्न बोलते हैं। ये डिक्रीजिंग रेट वाला था, वो इंक्रीजिंग रेट वाला था। फेज थर्ड कहता है हमारे पास लिमिटेशन ऑफ वेरिएबल फिक्स फैक्टर। हमारे पास जो फैक्टर हैं, जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्शन से, वो फिक्स नेचर के, उनको विच कैन नॉट बी इंक्रीज, इसको हम शॉर्ट रन में इंक्रीज नहीं कर सकते। पुअर कोऑर्डिनेशन होता है हमारे पास, जो कोऑर्डिनेशन है वो पुअर कोऑर्डिनेशन है बिटवीन वेरिएबल और फिक्स के बीच में। ठीक है, और थर्ड है हमारे पास लास्ट है हमारे पास कि डिक्रीज इन एफिशिएंसी। हम एफिशिएंसी यानी हाई डिग्री तक उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हमारे वेरिएबल फैक्टर का। अब लास्ट हमारे पास रह जाता है एक थोड़ा सा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, थोड़ा सा और रह गया ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टेट when more and more units of variable factor employed with fixed factor के साथ एम्प्लॉय किया जाए, then the marginal product of variable factor
मस्ट बी फॉल। यानी कि इनका मानना ये था कि अगर आप वेरिएबल फैक्टर का लगातार फिक्स फैक्टर के साथ कंजप्शन करते जाएंगे तो आपके वेरिएबल फैक्टर 100% कन्फर्मली फॉल होंगे। ठीक है, एक टेबल और एक ग्राफ के थ्रू देखते हैं। पहला दे रखा है फिक्स फैक्टर 1 1 1 1। ठीक है, यहाँ हमने लिखी है वेरिएबल फैक्टर जो कि होगी हमारी लेबर। ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5। ठीक, इसके बाद में हमारे पास आता है टीपी। टीपी में आ गया हमारे पास 12 22 30 30 36 40। हम एमपी निकालेंगे। एमपी निकालेंगे तो सबसे पहला क्या होगा, देखो 12 होगा। इससे एडिशन में यहाँ पे कितने का फ़र्क आ गया, 10 का। यहाँ से कितने का आ गया, 8 का। इसमें कितने का डिफरेंस है, 6 का। इसमें कितने, तो ये एक फॉल हो रहा है ना। तो ये लगातार बता रहे हैं किसी चीज़ का लगातार आप कंजप्शन करोगे तो उसका वो भी कहाँ जाएगा, फॉल में जाएगा। तो ये आ गया हमारे यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। और दूसरा आ गया हमारे पास एम पी 4 8 12 16। ठीक है, और यहाँ मान लीजिए 1 2 3 4 5। तो 1 पे कितना था हमारा, 12 था, ये हमने लगा दिया 1 पे 12। दूसरा कितना था, 10 था, ये कितना लगा दिया, इतना। तीसरी पे कितना था, 8 था, ये हमने यहाँ लगा दिया। 4 पे कितना था, 6 का, ये यहाँ लगा दिया। 6 पे कितना था, 5 पे कितना था, 4 था। तो ये एक इस तरीके से फॉल होता हुआ ग्राफ नज़र आएगा। एंड लास्ट पॉइंट है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। टीपी और एमपी के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, टीपी और एमपी के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों को एक शेड्यूल बना लेंगे। पहले फिक्स फैक्टर हो गया हमारे पास 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर हो गया हमारे पास लेबर 0 1 2 3 4 5 6। टीपी हमारे पास हो गया 0 10 30 45 52 52 48। अभी क्या हो गया हमारे पास एमपी, पहले में तो हो गया डैश, दूसरे में हो गया 10, तीसरे में 20, अगले में 15, फिर 7, फिर 0 और फिर ये -4। कैसे आया, इसको माइनस करके, है ना। इस वजह से माइनस कर दोगे ये आ जाएगा, इस वजह से माइनस कर दोगे ये आ जाएगा, इस वजह से माइनस कर दोगे ये आ जाएगा, इस वजह से माइनस कर दोगे ये आ जाएगा। देन इसके बाद में हमारे पास अब हमें सबसे पहले इसका ग्राफ शो करना है। मैं ग्राफ रफली बना रहा हूँ, थोड़ा सा देखिए लीजिएगा। हमारे पास जो टीपी का ग्राफ है वो तो हमने पहले भी समझा चुके थे, ऐसे ही जाएगा टीपी का ग्राफ तो। और एपी का ग्राफ कैसे जाएगा, पहले बढ़ेगा इसी के साथ साथ, देन यहाँ से डिवाइड होगा और फिर धीमे 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 ये हमारा एमपी का ग्राफ गया। ठीक है, ये हमने पढ़ा भी था। तो ये हमें एक चीज़ बताता है कि टीपी क्या हो रही थी पहले, टीपी इज़ इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। और एमपी भी क्या हो रही थी, एमपी इज़ ऑल्सो इंक्रीज, ये हमने पहले भी पढ़ा था। फिर क्या कर रहा है, टीपी इज़ इंक्रीज एट द डिक्रीजिंग रेट और एमपी भी क्या हो रही है, एमपी इज़ फॉल। टीपी क्या हो गई, ठीक है, टीपी क्या हो गई, टीपी इज़ मैक्सिमम। टीपी जब अपने आप में मैक्सिमम होगी ये पॉइंट, तो मैक्सिमम। और एमपी इज़ 0 और इसके बाद क्या होगा, टीपी इज़ फॉल, तो एमपी बिकम नेगेटिव। एमपी क्या बन जाएगी, अपने आप में नेगेटिव बन जाएगी। ऐसे अगर आप एपी और इसका ग्राफ लोगे तो उसमें भी यही आपके रिलेशन है। एपी में क्या हो जाए, एवरेज प्रोडक्ट होता है, ये यहाँ से ऐसे बनता हुआ जाता है एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, देन वो टच करता हुआ नीचे निकल जाएगा, ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट होगा। तो एवरेज प्रोडक्ट में क्या होता है, जब अगर आप बात करोगे तो एम पी इज़ मोर देन, पहले क्या जाता है, एम पी इज़ मोर देन ए पी। ठीक है, और एम पी यहाँ मान लीजिए 1 2 3 4 5। तो ठीक है, एट सेकेंड यूनिट ऑफ वेरिएबल, ये हमारा प्रोडक्शन। ठीक है,
इसके बाद में एम पी इज़ इक्वल टू ए पी एट थर्ड यूनिट ऑफ वेरिएबल। और लास्ट में क्या होगा, एम पी लेस देन हो जाएगी कौन से यूनिट पे, फोर्थ वाले पे। और एम पी इज 0, ठीक है, एंड टी पी क्या करेगी, अपने आप में इंक्रीज़ करेगी, फॉल तो हो रही होगी, टी पी फॉल तो हो रही है लेकिन इतनी नहीं। तो कौन से पॉइंट पे होगा, फिफ्थ वाले पॉइंट पे। तो ये हमारा पूरा एक ग्राफ था, ये हमने पूरा एक डिस्कस किया, ठीक है। अभी ये आप लोगों को इसमें देख लिया जाएगा, ये इतना ही था इसमें पूरे चैप्टर में हमने जो मैनेजमेंट डिस्कस किया, ये ग्राफ वगैरह थोड़े ढंग से देख लीजिएगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। थैंक यू।